नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। भारत के अंदर नदी प्रवाह तंत्र, इंडिया के अंदर जो रिवर का ड्रेनेज सिस्टम होता है, कंप्लीट रिवर्स होती हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक छोटा वीडियो रहने वाला है जिसके अंदर हम बहुत तेज तरीके से पूरी रिवर्स का अपना जो रिकॉल है वो कर लेंगे। बात को समझने का प्रयत्न करना कि यह किस प्रकार की वीडियो है। यह एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है। यह एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो है। मैं पहले ही इस चीज को क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर तो रिवर्स में इतना ही पढ़ाते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्पष्ट किया, यह केवल एक शॉर्ट रिवीजन की वीडियो होगी। आपका एग्जाम कल है, आज है, या आपका एग्जाम कुछ टाइम में होने वाला है, तो उसके रिवीजन के लिए है। आपकी जो डिटेलिंग है एक एक रिवर को अगर मैं समझाने लगूंगा तो एक एक रिवर के ऊपर 1 से 2 से 3 से 4 घंटे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन उस प्रकार का किया जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो यहां पर दी जा रही है। ये शॉर्ट वीडियो होगी। अच्छा सर, शॉर्ट रिवीजन वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या रहा? ऑब्जेक्टिव ये रहा कि आपका एग्जाम बहुत नियर बाई है, जिस कारण से आपके अच्छे रिवीजन के लिए ऐसा किया जा रहा है। हाँ, अगर आप लॉन्ग वीडियो चाहते हो, हाँ, उस चीज की डिमांड आप कर सकते हो। आप कह सकते हैं कि यस सर वी वांट अ लॉन्ग वीडियो। तो अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आप लॉन्ग वीडियो कमेंट कर देंगे, आपको लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर बहरहाल मैं बताऊं, मैं नदी तंत्र को पूरी तरीके से बताने वाला हूं। भारत के अंदर जितने भी नदी तंत्र है, आपका सिंधु नदी तंत्र है, आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, या आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उन सभी को एक्सप्लेन करने वाले क्विक रिवीजन होने वाला है। एक ही वीडियो, वन शॉट वीडियो है, जिसके अंदर आप चीजों को बहुत बढ़िया और बड़े क्लासी लेवल पर समझ पाएंगे। इसी वजह से एक वीडियो एकदम क्लासिक रहने वाला है। दूसरा, इसका जो पीडीएफ है वो और कहीं नहीं, हमारे ही टेलीग्राम चैनल जीतना जीएस, जो कि आपका ही चैनल है, उस पर मिल जाएगी। ये चैनल भी आपका है, टेलीग्राम भी आपका है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी परेशानी के। आमतौर पर मुझे आदत है बोर्ड पर लिख के पढ़ाने की, बट इस वीडियो के अंदर ये चीज मैं स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो तो इसमें स्लाइड्स का यूज किया गया है। अगर वास्तविकता में लॉन्ग वीडियो हमारी देखेंगे तो उसके अंदर मैं हाथ से उन चीजों को एक्सप्लेन करके, मतलब या तो ग्राफिकली या हाथ से बना रहा हूंगा। तो क्योंकि शॉर्ट रिवीजन वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, इतने इतने ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने के पीछे का रीजन भी यही है कि जो नए एस्पिरेंट है, पहली बार चैनल पे जुड़े हैं, उनको इस बारे में पता रहे, उनको इस बारे में थोड़ा सा पता रहे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार नदी क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार नदी क्या होती है। सर, नदी या रिवर क्या होती है? ये बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है। नदी या रिवर क्या होती है? सर, जल ग्रहण किए हुए धारा, जल ग्रहण धारा, जल ग्रहण धारा, जल ग्रहण धारा, मतलब एक वाटर होता है। बेसिकली वाटर का जो फ्लो होता है उसको हम नदी कह सकते हैं, वाटर का फ्लो है, नदी कह सकते हैं। लेकिन चलता हुआ, जल ग्रहण धारा, परंतु चलता हुआ नदी कहलाएगा। सर, नहर भी तो होती है, नहर छोटी होती है, नदी थोड़ी बड़ी होती है। साइज का इसके अंदर थोड़ा अंतर आपका स्पष्ट हो सकता है, लेकिन जल ग्रहण धारा आपकी नदी कहलाती है, रिवर कहलाती है। जो चलता हुआ रहना चाहिए, अगर रुक जाएगा तो वह आपका पोखर बन सकता है, ठीक है, वो आपका कुंड बन सकता है, तालाब बन सकता है। इस प्रकार से चीजें होती हैं। और जो नदी होती हैं वो आपकी स्पष्ट बहती हैं। नहर छोटी होती हैं, साइज में छोटी होती हैं। इनका जो नदी का जो वाटर सोर्स होता है, जो पानी होता है, वाटर सोर्स इनका होता है, वो नेचुरल होता है। वाटर सोर्स इनका नेचुरल रहता है, नेचुरल होता है। एंड याद रखना, वो ग्लेशियर भी हो सकता है, वो ग्लेशियर भी हो सकता है, या फिर वो वर्षा भी हो सकती है, रेन भी हो सकता है। यानी वर्षा से पानी आ गया हो तो यानी एक चलने वाली जो धारा होगी वो नदी कहलाएगी। आसान। अपवाह द्रोणी क्या होती है? बेसिन क्या होता है? अपवाह क्षेत्र क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, या ड्रेनेज एरिया क्या होता है? एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अपवाहित क्षेत्र, अर्थात उद्गम से लेकर मुहाने तक का जो क्षेत्र होता है, उसको अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। यानी एक रिवर है, जैसे कोई भी रिवर यहां से निकली, इस तरीके से फैली, तो उसकी ट्राइब्यूटरी आपको देखने को मिल रही है, ट्राइब्यूटरी। तो इन पूरी ट्राइब्यूटरीज के आसपास का जो क्षेत्र है, इसको किस क्षेत्र की तरह से जाना जाएगा? अपवाह क्षेत्र, जहां इस जल का प्रवाह रहता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। एक स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम विच अ रिवर कलेक्ट इट्स वाटर, इट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। तो जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है? जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जैसे साधारण तौर पे मैं आपको बताऊं, आप गंगा रिवर सिस्टम को देखते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को आप देखते हैं, राइट। तो इसके अंदर आपकी यमुना नदी मिलती है, चंबल, ठीक है, बेतवा, केन, ठीक है, तोंस, सोन, इस प्रकार से आपको मिल रही हैं। ये दिस इज तोंस रिवर, दिस इज सोन रिवर, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन आपको देखने को मिलती है।
तो अब अगर इसमें बात करूं कि ये जो एरिया है ये है हमारी मेन स्ट्रीम, तो जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारी कौन है, जो हमारी मेन स्ट्रीम है, ये बाकी की नदियां कर क्या रही हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम है बाकी की नदियां उसको पानी पहुंचा रही हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इस एरिया को क्या कहा जाएगा, क्योंकि ये यहां से पानी कलेक्ट कर रही है, क्योंकि यहां से पानी कलेक्ट कर रही है तो इस एरिया को कहा जाएगा कैचमेंट एरिया। यानी कि एक नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लेकर आती है यानी प्राप्त करती है उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। द स्पेसिफिक एरिया फ्रॉम विच अ रिवर कलेक्ट्स इट्स वाटर दैट इज कॉल्ड एज कैचमेंट एरिया। आगे बढ़िए नेक्स्ट, उद्गम स्थल, ओरिजिन। नदियां जहां से निकलती हैं उसे उद्गम स्थल कहा जाता है। जैसे गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबक पहाड़ी है, ये आपका उद्गम स्थल होगा। जैसे ये दामोदर का अगर मैं बात करूं, जैसे दामोदर रिवर है तो दामोदर रिवर का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है, तो वो उसका उद्गम स्थल हो गया। जैसे बहुत सारी भारत की नदियां हैं जो आपकी राक्षस ताल भी जैसे बोलते हैं, तिब्बत के अंदर मानसरोवर लेक है, तो वहां से जो जो रिवर्स निकलती हैं यानी जहां से वो स्टार्ट होती हैं, राइट, तो उन सब चीज को क्या कहा जाता है। जैसे गोदावरी का हो जाएगा त्र्यंबक पहाड़ी, ठीक है, महाबलेश्वर, ठीक है, अमरकंटक, वहां से बहुत सारे रिवर्स निकलती हैं, तो ओरिजिन पॉइंट होता है। ये बता क्या रहा है, ये कुछ डेफिनेशन और टर्म्स हैं, क्योंकि जब मैं रिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो बीच बीच में आएंगे। संगम या मुहाना क्या होता है, कॉन्फ्लुएंस या माउथ क्या होता है। नदियां जहां समुद्र में या सागर में मिलती हैं उसे संगम या फिर मुहाना कहते हैं। जैसे गोदावरी का संगम या मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। एक चीज और देखने को मिलती है, एक आपको देखने को मिलता है डेल्टा और एक आपको देखने को मिलता है एस्चुरी। एस्चुरी आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, देखो जितनी भी ऐसी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी में गिरने वाली जो रिवर्स हैं, गिरने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, गिरने वाली रिवर्स जो होंगी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जितनी भी रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली जितनी भी रिवर्स हैं वो डेल्टा बनाती हैं। वो मतलब छिटपुट जैसा चेहरा हो जाता है, या समझिए नदी तंत्र आके फैल जाती है तब वो नीचे गिरती है। दलदल जैसा भी कई बार संरचना बन जाती है, वो डेल्टा कहलाता है। एक्चुअली जो सपाट तरीके से नीचे गिर जा रही होती है, अरब सागर में गिरने वाली रिवर्स जो होता है, अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर की जितनी भी नदियां हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए नर्मदा है, ताप्ती है, तो वो एस्चुरी बनाती हैं, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। संगम या मुहाने पर ही ये बनता है। संगम का मतलब होता है किसी पर मर्ज होना, मिलना। दो नदियां मिलती हैं तो संगम कहलाएगा। मुहाना जहां से वो किसी समुद्र में गिरेंगी, तो समुद्र में गिरती हैं, मुहाना होता है तो वो डेल्टा भी हो सकता है, वो एस्चुरी भी हो सकता है। पीडीएफ जो मिलेगा तो उसमें आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है भारत की नदियां। अब भारत के अंदर नदियां कई अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, इसके टाइप्स बहुत अलग अलग लेवल पर होंगे। जैसे भारत में सबसे पहला प्रकार तो यही हो सकता है कि भारत की नदियां दो प्रकार से अपना जल गिरा सकती हैं, तो इनके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार वो होगा जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराए, कुछ ऐसी होंगी जो अरब सागर में अपना जल गिराएं। लेकिन भारत की नदियों का कुल प्रभावित क्षेत्र का 77% बंगाल की खाड़ी में जल गिराता है और 23% अरब सागर में जल गिराता है। इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की नदियों के बारे में ही बात करें, जैसे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, जो जितनी भी ऐसी रिवर्स हैं जो आपकी ईस्टर्न साइड देखने को मिलती हैं, या जिनका जो मतलब आप कह सकते हैं कि जिनकी क्लोजिंग जो है या मिलती हैं किसी बड़े जल से मिलती है, तो ईस्टर्न साइड की तरफ मिल रही हैं। जैसे इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, तो इस साइड ही आपको देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल। यहां पे आपका अरेबियन सी है, इसमें आपका अरेबियन सी देखने को मिलता है, तो यहीं से आपको पता लगेगा कि वेस्टर्न साइड या अरेबियन सी की तरफ आपकी बहुत सारे रिवर्स हैं, ईस्टर्न साइड या बे ऑफ बंगाल की तरफ आपकी बाकी सभी साइड्स देखने को मिल जाती हैं। तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, पूर्णा, भरतपुझा आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारी रिवर्स आपकी इस तरफ है, और बाकी की जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, महानदी वो इस तरफ आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नदियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहले मैं बात करता हूं एंटीसीडेंट रिवर्स है, दूसरा अनुगामी या अनुवर्ती रिवर्स है, ठीक है। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, इसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है बट कॉन्सिक्वेंट इसको बोलते हैं। लिख लीजिए स्पेलिंग, कौन से क्वेंट इसको बोला जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स कई प्रकार से हो सकता है। इसमें हम बात करते हैं ओरिजिन की बात। ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, यानी कुछ ऐसी नदियां होती हैं जो हिमालय से भी पहले से। एंटीसीडेंट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज से पहले की बात की जा रही है, वो एंटीसीडेंट होंगे। वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से भी पहले से हैं, वैसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से भी पहले से बहती हैं, उनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। जैसे सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र नदी इत्यादि।
अनुगामी होती हैं वैसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं, अनुगामी नदियां कहलाती हैं। जैसे आप कह सकते हैं गोदावरी, कृष्णा, ये सब आपको देखने को मिल जाती हैं। वो रिवर्स जो एक ढाल के अनुसरण के कारण बहती हैं। हुआ क्या है, क्योंकि हमारा भारत या भारत का पूरा क्षेत्र ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जब यूरेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया जो प्लेट्स थी जब वो टकराई आपस में, तो एक स्लोप रेडी हो गया। तो जो स्लोप रेडी हो गया, कुछ ऐसी भी रिवर्स हैं जो स्लोप के फ्लो की वजह से बहती हैं, उनको अनुगामी रिवर्स कहा जाता है। अनुगामी रिवर्स कहा जाता है वैसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करते हुए बहती हैं, अनुगामी नदी कहलाती हैं। जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, आपकी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, वो ज्यादातर इसी कैटेगरी की हैं, थोड़ा सा याद रखना। आगे हम बात करते हैं अपवाह तंत्र के बेसिस पर है, या अच्छा इसी में आप देख लीजिए कि आपके कुछ रिवर्स का वर्गीकरण तो ऐसे भी है। एक वर्गीकरण ये भी हो सकता है, ठीक है, जल या फिर जल गिरने के आधार पर, जल गिरने के आधार पर, जल गिरने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वाटर ड्रॉपेज, जल गिरने के आधार पर कि जल कहां गिराती हैं, जल गिराने के आधार पर, एक्चुअली जल गिराने के आधार पर। तो कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं, कुछ ऐसी हैं जो अरेबियन सी में जल गिराती हैं, अरेबियन सी में जल गिराती हैं। अब इसको समझिए, जो बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं, बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि भाई बे ऑफ बंगाल में जल गिराती हैं, इनके बारे में बताइए कौन सी हो जाएंगी। तो बे ऑफ बंगाल में आप समझ चुके हैं, जितनी भी हमारी गंगा आपकी हो जाएगी, गंगा यहीं गिराती है, इसके बारे में भी याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, ठीक है सर, इसके बारे में भी याद रखेंगे। अरेबियन सी में होती है नर्मदा, ताप्ती, ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल के लिए गोदावरी भी आएगी, कृष्णा भी आएगी, कावेरी भी आएगी। ऐसी अरेबियन सी के अंदर भरतपूजा भी आएगी, माही भी आएगी। तो ये सब रिवर्स होती हैं। मतलब आपको एक अंदाजा हो गया कि भाई जल गिराने के आधार पर विभाजन हो सकता है। विभाजन का यार कुछ भी हो सकता है, कि विभाजन कर लीजिए जो वोवल के नाम से स्टार्ट हो रही हो, राइट। गंगा, गोदावरी, जी आ रहा है, ये तो कॉन्सोनेंट वाली है, राइट। ये कुछ भी बेस हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ समझदार बनना है। हाँ, कुछ होती है पेरेनियल, कुछ नॉन पेरेनियल। हाँ, एक अच्छा क्लासिफिकेशन ये हो सकता है कि कुछ पेरेनियल रिवर्स होती हैं, कुछ नॉन पेरेनियल रिवर्स होती हैं। कुछ होती हैं जिनको कहा जाता है पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स, पेरेनियल रिवर्स को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं वर्षवाहिनी, इनको बोलते हैं वर्षवाहिनी रिवर्स, इनको बोला जाता है, ठीक है। वर्षवाहिनी जो वर्ष भर जिनमें जल रहता है, होल ईयर जिनके अंदर जल रहता है, उनको वर्षवाहिनी बोलते हैं। होल ईयर जिसमें रहता है जल, होल ईयर जिसमें वाटर रहता है, उनको वर्षवाहिनी बोलते हैं। और कुछ ऐसी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं जो वर्षवाहिनी नहीं होती हैं, उनको नॉन पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। आप यही समझ जाएंगे नॉन पेरेनियल रिवर्स कौन सी होंगी, जिनके अंदर वर्ष भर जल नहीं रहता है। तो यार स्पेस नहीं बच रहा है, रुको यहां बनाता हूं इसको। कौन लिखा हुआ है, लो, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। अच्छा, इंग्लिश में भी तो लिखा है, सिंपल है। तो कुछ आपकी होती हैं जो नॉन पेरेनियल होती हैं, नॉन पेरेनियल। साउथ इंडिया में ऐसी हैं नॉन पेरेनियल रिवर्स आपकी होती है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। इनको बोलते हैं गैर वर्षवाहिनी रिवर, गैर वर्षवाहिनी। तो साउथ इंडिया में ऐसे ही हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती हैं सर? वो वर्षा पे डिपेंड करती हैं, वर्षा ज्यादा होगी तो बहेंगी। लेकिन एक ऐसी रिवर है जो साउथ इंडिया में है और उस रिवर को पेरेनियल कहा जाता है। उस रिवर का मुझे नाम बताइए, दिस वाज द होमवर्क नंबर 1। आपको इसका नाम बताना है, वो कौन सी रिवर है जो साउथ इंडिया में है और पेरेनियल है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप भी जानते हैं कि इसका जो टोटल फाइल है वो आपको आप ही के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि एक नदी के भारतीय अपवाह तंत्र की बात करते हैं। किसी भी अपवाह तंत्र का विकास वहां की भू आकृतियों से निर्धारित होता है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है, उसी के बेसिस पर वहां की जो भी रिवर्स हैं वो अपना डिजाइन तय करती हैं। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीप पे भारत की नदियां। ये जियोमॉर्फोलॉजिकल एक डिवीजन होता है, बेस्ड ऑन द जियोमॉर्फोलॉजी डिवीजन। जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिस पर यह डिवीजन रेडी हुआ है। और इसके अंदर इंडियन रिवर्स जो होती हैं इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इसकी 2 कैटेगरीज आपको देखने को मिल सकती हैं। कितनी कैटेगरीज सर? 2 कैटेगरीज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, बढ़िया कैटेगरी है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं हिमालय की नदियां। अब जैसे मैंने बताया 2 कैटेगरी है बच्चे, पहले हिमालयन रिवर्स है और इसमें पेनिनसुलर रिवर्स है। अब हम क्या करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स। कौन कौन सी है सर इसमें? इसमें भी सिस्टम होगा, जैसे इंडस रिवर सिस्टम है, इसके में हम पहले पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना गंगा रिवर सिस्टम, गंगा सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम पढ़ेंगे, शैंगपो या ब्रह्म
ब्रह्मपुत्र सिस्टम इसमें हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। हिमालयन रिवर कैसी है? एग्जांपल है एंटीसीडेंट रिवर्स का, ठीक है, ओके। हिमालय नदियां 12 मासी बहती हैं, ये मतलब हमेशा बहती रहती हैं क्योंकि इनकी नदियों का जल प्रति प्राप्ति बर्फ और वर्षा दोनों से होता है। जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको वर्षा का पानी भी मिलता है और ग्लेशियर का पानी भी मिलता है। हिमालय नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, हाँ जी ये डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदियां गहरी खाइयों और गॉर्ज का निर्माण करती हैं क्योंकि जल का प्रभाव बहुत ज्यादा है। गॉर्ज क्या होता है? एक नदी आती है, थोड़ा ऊंचाई से अगर गिरेगी तो वो गड्ढा कर देगी, तो जब वो ऊंचाई से गिरेगी जो गड्ढा कर देगी और फ्लो करके निकल जाएगी। लेकिन जो गड्ढा था, गड्ढा तो गड्ढा रह गया, तो जो गड्ढा हुआ है, गड्ढा जो हुआ है, गड्ढा जो हुआ है उसको क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं, उसको गॉर्ज कहते हैं। जैसे दिबांग गॉर्ज बनता है, ठीक है, ऐसे कई सारे गॉर्ज बनते हैं। तो ये हिमालयन रिवर्स की विशेषताएं हैं। आजकल ये सवाल बहुत आता है कौन सा हिमालयन रिवर की विशेषता है, कौन सा नहीं है। अगला आपको देखने को मिलता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अनुवर्ती या अनुगामी नदी के उदाहरण हैं, यानी पेनिनसुलर रिवर्स आर द एग्जांपल ऑफ द कॉन्सिक्वेंट और द सब्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट एंड द सब्सिक्वेंट रिवर मतलब ऐसी भी रिवर्स है जो हिमालय से पहले हैं, ऐसी भी रिवर्स है जो हिमालय के बाद की है। चलिए, प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती या अनुगामी नदियां हो सकती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां प्राय अपनी प्रौढ़ अवस्था में हैं, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स आर जनरली इन देयर मैच्योर स्टेज। हिमालयन रिवर्स आर न्यू। हिमालय की नदियां नई नहीं है लेकिन ये पुरानी है, इस वजह से इनका जो बेस होगा जिस पर ये तैरती हैं या नदी बहती हैं, तो नीचे जो है हिमालय की नदियां गंदी होती हैं, जबकि साउथ इंडिया की नदियां बिल्कुल साफ सफा चिट कतई चिकनी देखने को मिलती है, साफ आर पार ल्यूसिड देखने को मिलती है, क्योंकि अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुकी हैं। अपने नीचे का जो भी मिट्टी है उस सब चीज को यह पूरा प्रौढ़ कर चुकी है, मैच्योर कर चुकी है। प्रायद्वीपीय कुछ नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लेकिन कुछ प्रायद्वीपीय नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जैसे नर्मदा और ताप्ती, ये एस्चुरी बनाती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की घाटियां कम गहरी तथा उथली होती हैं। कम गहरी क्यों होती है? क्योंकि वाटर इनमें कम होता है, क्योंकि इनका वाटर रिसीविंग केवल वर्षा से होता है, जबकि हिमालयंस में वाटर ज्यादा होता है क्योंकि वर्षा और ग्लेशियर दोनों से जल की प्राप्ति है। आगे बढ़िए, हिमालय की नदियों की बात करते हैं। इसके अंदर कुछ फेमस आपको नदी तंत्र देखने को मिलेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो ये सिंधु रिवर आपकी देखने को मिलती है, इस तरीके से फ्लो होती है, भारत के केवल लेह लद्दाख में फ्लो होकर बाहर एकदम बढ़िया लेवल पर आ रही है। अब निकलती कहां है? सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है। सिंगी खम्मान हिमनद से निकलती है, इसके बारे में बात कही जाती है। अब कई बार इसके अंदर बात होती है कि सर ये केवल मानसरोवर लेक लिख लीजिए, ठीक है, मानसरोवर लेक लिख लीजिए, जो यहां पर आपको देखने को मिलती है तिब्बत के अंदर। तो हाँ, तिब्बत के मानसरोवर लेक से आपकी निकलती है। शिंगो झागबो भी इसको कहा जाता है, शिंगो झागबो भी इसको कहा जाता है, शिंगो झागबो भी कहा जाता है। विकिपीडिया शिंगो झागबो बोलेगी, अगर आप विकिपीडिया पे देखोगे शिंगो झागबो बोलेगी। एनसीईआरटी देखोगे वो शिंगे खम्मान बोलेगी, जो हिमनद है, एक ग्लेशियर है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट यहां ये आता है कि अगर ऑप्शन कैसा है उस पर डिपेंडेंसी होगी। ऑप्शन में मानसरोवर लेक आ गया उतना ही प्राप्त है, शंगो झागबो आता है तो शंगो झागबो, आप शंगो झागबो होगा ना कि शिंगो। शिंगी तो खम्मान है, शंगो झागबो है, तो जैसे आए आप उस हिसाब से चूज कर लेना। यह पश्चिम की ओर बहती हुई भारत के एकमात्र क्षेत्र लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, केवल एक स्थान। अच्छा, किसी भी रिवर का आपको ओरिजिन पॉइंट जरूर याद रखना होता है। निकलते हुए भारत से निकलते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यह आगे बढ़कर अपना जल अरब सागर में गिराती है, क्योंकि मैंने बताया ऐसे फ्लो होकर आ रही है, वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियस है कि अरब सागर में ही जल गिराएगी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो भारत में 1114 किलोमीटर तक बहती है। सबसे बड़ी रिवर की बात करूं तो आपको देखने को मिलती है, सबसे बड़ी रिवर्स में सबसे बड़ी नहीं है, वो आगे आएगी, देखेंगे। भारत में तो खाली ये एक चार बह रही है, आगे आएगी सबसे बड़ी रिवर, जिनको हम माता भी कहते हैं। आगे वो आएंगे तब देखेंगे। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मेजरली जल इस पर निर्भर करता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां आपको देखने को मिल जाएंगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज देखने को मिल जाएगी, जो इसकी फेमस रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं। इसकी सहायक नदियों में व्यास एक ऐसी नदी है जो सिर्फ भारत में बहती है, बाकी सारी की सारी कहां? भारत में नहीं बहती।
वो पाकिस्तान में चली जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे झेलम आपको यहाँ देखने को मिलती है, कश्मीर से निकलती है। झेलम के बाद आपकी चिनाब यानी चंद्रभाग रिवर है, ये आपकी दो हिस्सों से निकलती है। राबी, राबी यानी पुरुषणी जो रिवर है, ये आपकी कहाँ से निकलती है? हिमाचल से निकलती है, ब्यास कुंड के आसपास से। नेक्स्ट आपको देखने को मिलती है ब्यास, और देन आपको देखने को मिलती है सतलुज। सतलुज तिब्बत में ही निकलती है। तो अभी हम इन रिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे इंडस रिवर के बारे में मैंने बात बताई, इंडस रिवर के बारे में मैंने बात बताई, जिसको अपन सिंधु बोलते हैं। इसी की वजह से आज की डेट में भारत का नाम भारत इंडिया पड़ा है। अब इसके अंदर आपको देखने को मिलता है झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। इन सबको पंचनद भी कहा जाता है। इन सबको क्या कहा जाता है? इनको पंचनद भी कहा जाता है। पंचनद भी इन्हीं को कहा जाता है, पंचनद। ये पंचनद का हिस्सा आपको देखने को मिल जाती है। 5 रिवर्स हैं, उनका ग्रुप देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ये कुछ इसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा इन पूरी रिवर्स का। नेक्स्ट, अगला, सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। अभी मैं सिंधु रिवर की बात कर रहा हूं, ये कहां से कहां तक होकर गुजरती है? सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर गुजरती है। झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों को पंचनद की संज्ञा दी जाती है। सिंधु नदी जल समझौता होता है सिंधु तथा पंचनद के जल के उपयोग को लेकर। अब ये जल समझौते की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं। इसमें मैं बता देता हूं जो रिवर का हुआ था। तो सिंधु रिवर सिस्टम का था, तो झेलम, सिंधु, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलुज। ठीक है, JCRBS आप देख सकते हैं। शुरुआत की जो 3 रिवर्स है, बाद की जो 3 रिवर्स है, 1960 में समझौता होता है कि इन 3 रिवर्स का 80% जाएगा पाकिस्तान को, वाटर 80% पाकिस्तान को, 20% जाएगा किसको? इंडिया को जाएगा। इसका जो है 20% तो जाएगा पाकिस्तान को, और 80% किसको जाएगा? 80% जाएगा इंडिया को। ये चीज तय हुई थी। इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक के रॉबर्ट ब्लैक ने। वर्ल्ड बैंक के रॉबर्ट ब्लैक ने इसमें मध्यस्थता की थी। रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता की थी। रॉबर्ट ब्लैक नाम आपको देखने को मिल जाएगा। मध्यस्थता उनके द्वारा की गई। भारत और पाकिस्तान ने देन इस पर समझौता कर लिया। कुछ इस प्रकार का मैटर आपको देखने को मिला है। दूसरा पॉइंटर इसमें यहां से क्रिएट होकर आता है, ये मेरे ख्याल से आपको पता लगा होगा, और इसी के थ्रू हम थोड़ी सी बातें और देखेंगे। देखो, इसके अंदर जिस तरीके से आपको पता लगा, यहां एस यानी सिंधु की बात हमने की है, इंडस है वैसे ही है, इंडस है वैसे, मैंने बस इसको लिख ही लिया है बस ऐसे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर। चलिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो नहीं पता था टीम को कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये समझ लीजिए, वर्ल्ड बैंक के रॉबर्ट ब्लैक हैं, इसमें मध्यस्थता कराते हैं। अच्छा, क्या वाकई में ये समझौता जो है 2080 के हिसाब से हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे समझौता ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो जल है, जल की अगर हम बात करें तो लगभग 80% जो जल है, इस जो जल भरण क्षेत्र है, वो इन रिवर्स का बहुत ज्यादा है। इसके मुकाबले तो ये 80% अधिक ज्यादा थी। ठीक है, 80% अधिक ज्यादा थी, तो ये समझौता ही गलत हुआ था। बार बार विवाद उठते रहे हैं, बट इतना ज्यादा भी इस पे बातें नहीं हुई हैं। चलिए, तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। सिंधु की फेमस नदियों के बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपका होमवर्क नंबर 2, मुझे आप बताइए, नुब्रा किसकी सहायक नदी है? नुब्रा किसकी सहायक नदी है? इज ट्रिब्यूटरी ऑफ तो नुब्रा किसकी सहायक नदी बताइए? चलो, झेलम की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं फटाफट से कि यह जम्मू कश्मीर की वूलर झील से होकर बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कहां से? जम्मू कश्मीर के वूलर झील से होती हुई कहां प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। झेलम पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिलती है। देखो, भारत में केवल ब्यास है जो मिलती है, ब्यास है जो पाकिस्तान नहीं जाती। बाकी ये जितनी भी रिवर्स हैं आपकी इंडस रिवर सिस्टम की, वो सब पाकिस्तान जाती हैं। तो मैंने बताया, झेलम पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिलती है, चिनाब रिवर से मिलती है। किससे? चिनाब से मिलती है, चंद्रभाग से मिलती है। पाकिस्तान में झेलम पर मंगला डैम का निर्माण किया गया है। झेलम का पुराना नाम वितस्ता है। इसको ग्रीक लैंग्वेज में हाइडस्पीसीज बोला जाता है। हाइडा स्पीसीज इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी नदी पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। श्रीनगर को मौर्य सम्राट अशोक ने बसाया था। झेलम पर ही तुलबुल परियोजना चलाया जा रहा है, जो वर्तमान में चल रही है।
ये बहुत पूछ लेते हैं परियोजना वाले सवाल, ठीक है। तो इसको इस तरीके से देख लेना। इतनी बातें झेलम के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ओरिजिन कैसा है इसके बारे में पूरा पता हो, ठीक है। अब इसका फ्लो पूरा इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से निकल के जाएगा पूरा एकदम फ्लो में, बांदीपुरा तक जाएगा, बांदीपुरा के बाद निकलेगा मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद के बाद झेलम के नजदीक से निकलते हुए, मतलब झेलम नदी निकलते हुए आगे आपकी चिनाब से मिलेगी, और चिनाब से मिलने के बाद ये सिंधु में मिलेगी। नेक्स्ट, चिनाब, यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। झेलम कहां से निकलती है? शेषनाग के पास बैरीनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर। ये बारालाचा से निकलती है। चंद्रभाग इसका पुराना नाम है, चंद्रभाग इसका पुराना नाम हो जाएगा। अश्किनी भी इसको कहा जाता था, अश्किनी भी इसको कहा जाता था। चंद्र और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से इसे बनाया जाता है। अभी चंद्र और भागा ये दो रिवर्स हैं, इन दो रिवर्स के मिलने से ये चंद्रभाग बनी थी, ठीक है। चंद्रभाग आपकी बनी थी, दोनों की दोनों बारालाचा से अलग अलग स्थान से थोड़ी दूरी से निकलती थी। चंद्र अलग रिवर है, भागा अलग रिवर है, दोनों मिलकर चंद्रभागा बनाती थी। आज की डेट में अपन इसको चिनाब कहते हैं। सिंधु की सबसे बड़ी 1180 किलोमीटर भारत की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। यह पाकिस्तान में जाकर सतलज में मिल जाती है। अब तब जाकर वो अपना जल किसको दे देती है? इंडस को दे देती है। झेलम किस में मिलती है? चिनाब में। चिनाब किस में मिलती है? सतलुज में। और सतलुज किस में मिलती है? इंडस में। अच्छा, मेरी बात को समझना, चिनाब जो रिवर है, चिनाब रिवर के ऊपर अभी वर्तमान में रैटल परियोजना चल रही है। इस पर अभी वर्तमान में रैटल, ये वो वाला रैटल नहीं है रैटल नहीं, दैट इज रैटल परियोजना। रैटल परियोजना आपको देखने को मिल जाएगी, रैटल परियोजना आपको इस पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, ये कुछ सहायक नदियों के बारे में बात की गई है, ये थोड़ा आपको हिंट के लिए दी गई है ताकि आप थोड़ा जल्दी समझ जाए रिवर्स के बारे में कि कौन कैसे निकलता है। अच्छा, ये क्या है, बड़े प्यार से आप समझना, बोखरचू ग्लेशियर के पास से कौन सी निकलती है? ये कई बार डाउट बन जाता है कि बोखरचू ग्लेशियर से कौन सी निकलती है। सर वो इंडस ही निकलती है, इंडस ही निकलती है। मानसरोवर झील ये रही और बोखरचू ग्लेशियर इसके पास है। मानसरोवर झील ये रही, तो इसके पास बोखरचू ग्लेशियर भी है। तो यहां से निकलती हुई पहले दमचौक जाती है, दमचौक से फिर चिल्लास जाती है। चिल्लास वो बॉर्डर है जहां ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये सीधी सिंधु रिवर पार निकल जाती है। सेम अगर मैं बात करूं आपको किसके बारे में बात करूं, अगर मैं बात करूं आपसे राक्षस ताल से निकलने वाली रिवर के बारे में, ये पूरी एकदम पार निकल के जाएगी और ये पूरी ये मिल गई, राइट। ये आपकी रिवर इस प्रकार से आपकी मिल जाएगी। किस रिवर के अंदर ये मिली है? सर ये सतलज रिवर है, सतलज। कौन सी? सतलज रिवर आपको देखने को मिलती। तो ये आपके लिए हिंट के लिए है, खाली आप इसको देख सकते हैं। हाँ चलिए, तीसरी रिवर है रावी, क्योंकि हमें 5 पढ़नी है। तो रावी रिवर है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह आगे चलकर पाकिस्तान में सराय सिंधु के पास चिनाब से मिल जाती है, सराय सिंधु के पास चिनाब से मिल जाती है और तब आगे चल के अपना जल देगी। रावी नदी कहां से निकलती है? कुल्लू के पास निकलती है। रावी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यास नदी, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यासकुंड आपको देखने को मिलता है, व्यासकुंड आपको देखने को मिलता है, व्यास वहां से निकलती है। आगे चलकर पंजाब के मैदान में हरीके के पास सतलज में जाकर मिल जाती है, हरीके के पास सतलज में जाकर मिल जाती है, यानी ये इंडिया में ही फ्लो करती है, खाली ये इंडिया के अंदर ही फ्लो करती है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, इंडिया के अंदर ही ये फ्लो करती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अच्छा, व्यास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो केवल भारत में, जैसा मैंने बताया। नेक्स्ट टाइम बात करती है सतलज रिवर के बारे में, 5वीं नदी, पंचनद में 5वीं रिवर। देखिए जी, ये तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से निकलती है, जिसको राक्षस ताल भी कहा जाता है। यह पश्चिम की ओर बहते हुए शिपकला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करती है। भारत में 1050 किलोमीटर तक बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब से मिल जाती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी का संयुक्त धारा मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिलती है और यह सिंधु नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सिंधु रिवर से यह मिल जाती है, याद रखिएगा। अगला सवाल, ये सेम मैप है, वो समझाने के लिए ही था ये, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गंगा रिवर सिस्टम इंपोर्टेंट रिवर है, निकलती है किस प्रकार से? दो अलग अलग नदियां अलखनंदा के तौर पर ये निकलती है। अलखनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा बना लेती हैं देवप्रयाग के अंदर और फिर धीरे धीरे फ्लो करती हैं। उसके बारे में अपन बात करते हैं पूरी। गंगा रिवर सिस्टम, देश भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसको गंगा नहीं कहा जाता, ठीक है। चलिए, स्रोत है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। उपनदियां इसकी कौन सी है? मतलब ट्राइब्यूटरी, देखो यहाँ ट्राइब्यूटरी यहाँ छोड़ दो, क्योंकि बच्चे यहां में अगर आप करोगे तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं यहां से आप मिटा दो, इसे कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि इसकी ट्राइब्यूटरी को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। इसके ट्राइब्यूटरी को दोनों सिरों से पढ़ना पड़ता है कि लेफ्ट से कौन जुड़ रहा है, राइट से कौन जुड़ रहा है।
नॉर्थ से कौन जुड़ रहा है, साउथ से कौन जुड़ रहा है। तो इसमें पूरा फ्लो देखना पड़ता है, पूरा फ्लो इसमें आपको देखना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे क्या मैटर आपको इसमें देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर के माध्यम से प्रवेश करती है। गंगेज एंटर्स यूपी थ्रू बिजनौर, कि भारत के अंदर गंगा कहां से एंटर करेगी, बिजनौर से, यूपी में, ठीक है। इंडिया में तो ये है ही, ओरिजिन ही इंडिया से हो रहा है। यमुना उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के माध्यम से प्रवेश करती है। यमुना एंटर यूपी थ्रू सहारनपुर, ये थोड़ा सवाल पूछे जाने योग्य है। शहर है हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। मुहाना है सुंदरवन, बंगाल की खाड़ी डेल्टा। यानी ये इसके बारे में छोटी बेसिक से डिटेल दे दी कि हाँ भाई ये कोई रिवर आई है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई इसके बारे में संपूर्ण बात थोड़ी सी बताइए कि भैया गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के तौर पर निकलती है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तब जाकर यह गंगा बनाती है, तब जाकर यह गंगा बनाती है। ठीक है, अब समझना, गंगा, कुछ लोग कहते हैं गंगा गोमुख से निकलती है, गोमुख से एग्जैक्टली अलकनंदा निकलती है। तो होता क्या है कि गोमुख जो है, गोमुख ग्लेशियर है, गोमुख, गोमुख से निकलती है अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा आपको देखने को मिलती है। और अलकनंदा भी दो अलग अलग धाराओं के तौर पर निकलती है, वो संयुक्त हो जाती है बाद में। और गंगोत्री से कौन सी निकलती है, गंगोत्री से आपकी कौन सी निकलती है, भागीरथी, भागीरथी निकलती है। अब ये दोनों मिलती कहां पे है, दोनों जो मिलती हैं सर, ये दोनों की दोनों मिलती कहां पे है सर, ये दोनों की दोनों जो मिलती हैं हमें देवप्रयाग में मिलती हैं। और जैसे ही देवप्रयाग में मिलती हैं, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में क्या कहलाएंगे, देवप्रयाग में ये क्या कहलाएंगे सर, देवप्रयाग में कहलाने लगती हैं गंगा। तो ये पॉइंट होता है। गंगा हरिद्वार में पहली बार पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में उतरती है, पहले पहाड़ों में बह रही थी, देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनी। उसके बाद पहली बार अगर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो हरिद्वार से, याद रखिएगा। ये पूरा इसका फ्लो चार्ट है। यहां पर आप देखेंगे चंबल, बेतवा और केन आपकी रिवर आपको देखने को मिलती है, जो पहले किस में मिलेंगी, यमुना में मिलेंगी। तो यमुना उनका जल लेते हुए कहां मिलेगी, गंगा में मिलेगी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, इसलिए थोड़े जरूरी है। यह इलाहाबाद में यमुना से मिलती है। राजमहल पहाड़ियों के पास यह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है, तब जाकर फरक्का में यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी, हुगली और बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है, पद्मा और मेघना में विभाजित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र या जैसे कि यहां जाना जाता है जमुना, पद्मा मेघना से मिलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई इसके स्रोत से इसके मुहाने तक हुगली के साथ मापी जाती है, तो 2525 किलोमीटर होगी। बहुत प्यार से समझना है, मैंने क्या ही एकदम क्या कर दिया। देखो, फरक्का बैराज आपको देखने को मिलता है, इसी फरक्का बैराज के थ्रू यह कहां प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। तो गंगा जब एंट्री लेगी फरक्का बैराज के अंदर, गंगा जब एंट्री लेगी फरक्का बैराज के अंदर, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। एक मिनट, जस्ट अ कॉल। जस्ट अ कॉल, कॉल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन इसके बारे में मैं बात कर रहा था, यहाँ पद्मा मेघना में विभाजित हो जाती है। जैसा मैंने बताया, फरक्का, फरक्का एक ऐसा स्थान है जहां से गंगा जो है प्रवेश लेती है। कहां पर गंगा प्रवेश लेती है सर जी, अपने बांग्लादेश के अंदर फरक्का बैराज के थ्रू। यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी और हुगली और बांग्लादेश में पद्मा और मेघना कहलाती है। देखो, गंगा को भागीरथी और हुगली के तौर पर जाना जाएगा, ठीक है, याद रखना। और बांग्लादेश में जब ये भारत के अंदर जब देखो पॉइंट ये है कि जब पश्चिम बंगाल में इसको भागीरथी कहेंगे और हुगली कहेंगे। हुगली ऐसी रिवर है जो पश्चिम बंगाल की अपनी पर्सनल रिवर है, तो भागीरथी कहा जाता है गंगा के ही हिस्से को, क्योंकि गंगा कई हिस्सों में टूट जाती है, राइट। जी हाँ, बिल्कुल। गंगा का एक हिस्सा हुगली हो जाता है, एक भागीरथी कहलाता है। एंडिंग की बात कर रहा हूं, फरक्का बैराज की मैं बात कर रहा हूं, ये वाला। अब होता क्या, फरक्का बैराज पर आके गंगा दो हिस्सों में टूटेगी। एक जो वेस्ट बंगाल में निकलेगा उसको हुगली कहेंगे, दूसरा जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, पद्मा कहलाएगा। तो गंगा जब बांग्लादेश में पहुंचेगी तो उसको अपन बोलेंगे पद्मा, राइट। जी हाँ,
फरक्का के बाद इसे गंगा के रूप में नहीं जाना जाता, फरक्का के बाद गंगा खत्म हो जाती है। ब्रह्मपुत्र जब इसमें प्रवेश करती है तो उसको जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र कुछ इस तरीके का रिवर फ्लो पैटर्न बना के लेके आ रही होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस तरीके का रिवर पैटर्न फ्लो बना के लेके आ रही होती है, तो इसको जमुना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। अब यहां पर जो पद्मा और मेघना से ये मिलती है, मेघना रिवर यहीं की रिवर है, उससे जब ये मिलती है तब जाकर ये अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिराती है। तो ये थोड़ा फ्लो है, आप समझ जाएंगे, इसको लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा के बारे में बात करते हैं। यह गंगा नदी जल का शुरुआती मुख्य स्रोत है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, जो भागीरथी से मिलने पर पहले कई जल स्रोतों की संयुक्त धारा है। शुरुआती तौर पर यह अलग अलग कई प्रकार की धाराएं हैं, तो सारी मिलकर ही अलकनंदा कहलाती हैं। धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार नदी, भागीरथी नदी, यह अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा मेन ब्रांच है, इसकी छोटी मोटी ब्रांच है धौली गंगा, मंदाकिनी, पिंडार और भागीरथी। बद्रीनाथ के सतोपथ हिमनद से अलकनंदा निकलती है। सतोपथ ग्लेशियर बद्रीनाथ से निकलती है, जिसको गोमुख कहा जाता है। क्लियर। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी से निकलती, केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। तीनों के ओरिजिन के बारे में बताया। अब यहां आप जानते हैं उत्तराखंड में पंच प्रयाग हैं, लेकिन इसमें 3 ऐसे प्रयाग हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। जैसे पहला है विष्णु प्रयाग, यहां धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, पहला पॉइंट। नंद प्रयाग, मंदाकिनी या काली गंगा इसको बोलते हैं, ये अलकनंदा से मिलती है। मतलब मैं कभी घूम नहीं पाया, लेकिन मेरे जीवन का एक ये है कि अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इस पॉइंट को जरूर देख के आऊं, नंद प्रयाग को, जहां मंदाकिनी काली गंगा यानी अलकनंदा से मिलती है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे 2 रिवर मिलने की कोशिश तो कर रही है लेकिन मिल नहीं पा रही है। बहुत बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मैंने फोटो में देखा है खाली। देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। गंगा उत्तराखंड में मैदानी भाग में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बारे में बता चुका हूं। बिहार के 12 जिलों में बहती है, यूपी के 28 जिलों में यह बहती है। बिहार का बक्सर डिस्ट्रिक्ट होता है जो पहला है, ठीक है, बक्सर और बलिया पहले होते हैं। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और लखीसराय, लखीमपुर यूपी में है। मुंगेर, खागिया और भागलपुर और कटिहार इससे निकलती है बिहार से। सर यूपी की क्यों नहीं लिखवाई? यार यूपी के 75 में से 28 डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसलिए, लेकिन यूपी फेमस बहुत है। बिहार में गंगा बिहार के बीचों बीच बहती है और बिहार का उत्तरी और दक्षिणी बिहार में बांटती है। बिहार को 2 हिस्सों में काटती है, उत्तरी और दक्षिणी। पटना गंगा के दक्षिणी तट पर बसा हुआ राजधानी है। गंगा नदी कटिहार के बाद बिहार से बाहर निकलकर झारखंड के साथ सीमा बनाती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। वहां जाकर, ठीक है, हिस्से टूटेंगे, अलग बनेंगे। चलिए याद रखिए, पश्चिम बंगाल में गंगा प्रवेश करने के बाद फरक्का के पास 2 भागों में बढ़ जाती है। ये मैं बता चुका हूं आपको। एक धारा पूर्व की ओर बहती है जिसे भागीरथी कहते हैं, तथा दूसरी दक्षिण की ओर बहती है जिसे हुगली कहते हैं। भागीरथी बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली जो होती है वो वेस्ट बंगाल में आ जाती है। हुगली डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है वेस्ट बंगाल से, याद रखना। बांग्लादेश में गंगा, पश्चिम बंगाल से आगे बढ़कर गंगा एक शाखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां से पद्मा कहा जाता है। आगे चलकर पद्मा में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है, जिसके बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब शुरुआती तौर पर यहां मिलती है तो इसका नाम जमुना होता है। इसी नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जिसे से पूर्व एक विशाल डेल्टे का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसका 2/3 भाग बांग्लादेश के अंदर है, 1/3 भाग भारत में देखने को मिलता है। 1/3 भाग भारत में देखने को मिलता है और 2/3 भाग इसका कहां देखने को मिलता है? सर बांग्लादेश में देखने को मिलता है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, गंगा की लंबाई 25-25 किलोमीटर है, बता चुका हूं। 2008 में गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 गंगा नदी पर करवाया गया है। लंबाई इसकी 1620 किलोमीटर है। NW1 नेशनल वाटरवे 1 का। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। कमाल की बात है। गंगा खत्म होती है, गंगा की सहायक नदी की बात करते हैं। देखो यहां से मत देखना, गंगा की सहायक नदी, हाँ यहां से देख सकते हो, बढ़िया। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये जो है ये बाएं तट की नदियां हैं। बाएं तट की नदियों का मतलब क्या होता है? हमेशा अपने लेफ्ट हैंड को लिया करो। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, बराबर चीता हाथ है ये भी, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड ऐसे फ्लो करोगे, अब ऐसे गंगा निकल रही है श्यूं, अब ऐसे ये साइड होती है हमेशा लेफ्ट, ये होती है राइट। तो अब वो कह रहा है बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड पर नॉर्थ की तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ये सब। दाएं तट की कौन सी है? यमुना, सोन, तौस भी है, तौस। बड़ी कौन सी है? देख सोन बड़ी है, तौस छोटी है। क्यों बताया? पेपर में आया था CDSK में।
अच्छा यमुना ही क्यों हो गया, बाकी देखो चंबल सिंध बेतवा केन, अच्छा ये दूसरी सिंध है, तो चंबल सीएसपी के चंबल सिंध बेतवा केन यमुना में मिलती है, यमुना फिर गंगा में मिलती है, देन आगे बढ़ती है, इसके बाद सोन तोस भी आपको देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं, यमुना यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक रिवर है और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से होता है, हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर से होता है, जबकि प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज शहर बसा हुआ है, किसके मतलब संगम पर बसा हुआ है, गंगा और यमुना के संगम पर प्रयागराज बसा हुआ है। गंगा यमुना और सरस्वती जो है प्रयागराज में, सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है, इसलिए उसको त्रिवेणी कहा जाता था पहले। यमुना की लंबाई 1326 किलोमीटर है, यमुना को प्रदूषित होने का कारण खुला नाला भी संज्ञा कहा जाता है, यमुना को खुला नाला कहते हैं। यमुना के तट पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा बसा हुआ है, दिल्ली की वजह से इसको खुला नाला कहा जाता है। सोन रिवर आपको देखने को मिलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, उत्तर पूर्व की ओर बहती है, पटना के निकट दानापुर में गंगा में मिल जाती है। सोन रिवर के बारे में बात करें, यह गंगा की दक्षिणी हिस्से से मिलने वाली है। तौस रिवर भी आपको देखने को मिलती है, तौस रिवर भी ऐसी है जो गंगा से मिल जाती है, और ये किस तरफ से मिलती है सर जी, दाएं ओर मिलती है, दाएं पर मिलती है, ये सब दाएं ओर मिलने वाली है, दक्षिण से या दाएं ओर मिलने वाली नदियां हैं। अब यहां से स्टार्ट होती है, कहां से, ये वो रिवर्स हैं जो मिलती हैं बाएं तट पर, लेफ्ट साइड मिलने वाली रिवर से। बहुत सवाल आते हैं बच्चे इसके, लेफ्ट वालों के बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, समझना। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से निकलती है, कहां से, गंगा कहां से निकलती है, उत्तराखंड की गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, तथा आगे चलकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। बहुत बढ़िया। रामगंगा के बारे में बात कर रहा हूं, यह भारत की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट से होकर गुजरती है। सवाल आ चुका है, जिम कॉर्बेट से होकर कौन सी नदी निकलती है, रामगंगा। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1935 में हुई थी, 36 में इसको डिक्लेयर किया गया था, हेली नेशनल पार्क इसका नाम था, वर्तमान में बात चली है इसका नाम रामगंगा कर दिया जाए, रामगंगा नदी की वजह से। गोमती रिवर आपको देखने को मिलती है, यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले की फुलहर लेक से निकलती है, आगे चलकर लखनऊ से गुजरती है, गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। गोमती रिवर के बारे में बात करती है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, घाघरा नदी है, नदी तिब्बत के पठार के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है और आगे चलकर बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। जो घाघरा रिवर है मैं उसकी बात करता हूं, घाघरा याद रख सकते हो, जैसे घाघरा है तो घाघरे का माप चाहिए होता है, ऐसे थोड़ी कोई भी घाघरा पहन लोगे तो माप से मापचा चुंग ग्लेशियर हो जाता है, उसे याद रहता है। ये गंडक होती है, नेपाल से निकलती है, आगे चलकर सोनपुर के निकट मिल जाती है गंगा से। सोनपुर इज बिहार, सोनपुर में मेला भी लगता है, तो आप समझ लेना गंडक का मेला लगता है, थोड़ा याद रखना। गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर निकलती है, त्रिवेणी नहर का सवाल आता है बहुत ज्यादा, या तो इंदिरा नहर का आता है लेकिन वो राजस्थान वाली है, इसका आता है, इस वजह से याद रखना। नेक्स्ट है, कोसी नदी आपको देखने को मिलती है, नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से निकलती है, नेपाल के गोसाई स्थान चोटी से निकलती है। कोसी नदी की मुख्य धारा को अरुणा के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के समीप गंगा से मिल जाती है। विश्व में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी है, क्योंकि इसके रास्ते में अड़चने बहुत हैं कि रोकोगे मुझे मैं रुक नहीं पाऊंगी, नदी हूं जहां चाहूंगी वहां से रास्ता बनाऊंगी, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि कहीं भी चली जाती है। कोसी नदी में जलस्तर वृद्धि के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कारण बन जाता है, भारी जान माल की क्षति होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। महानंदा यह नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है, आगे चलकर फरक्का के समीप गंगा में मिलती है। महानंदा के बारे में याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, देन पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, देन ये आपकी वीडियो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कमाल की वीडियो बनी है आज की, चल रही है अभी भी, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तिब्बत में इसको शैंगपो कहते हैं। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है सर, तिब्बत में इसको कहा जाता है शैंगपो, शैंगपो इसको कहा जाता है, शैंगपो, शैंगपो इसको कहते हैं, तिब्बत में इसको शैंगपो कहा जाता है। यहां से यह पूर्व की ओर 1200 किलोमीटर तिब्बत में बहती है, जहां से इसे शैंगपो कहा जाता है तिब्बत में। जैसे मैंने बताया, ये हिमालय के समांतर बहते हुए नमचा बरवा के निकट महाखंड बनाते हुए, महाखंड का मतलब क्या होता है, ग्रेट गॉर्ज, ग्रेट गॉर्ज बनाते हुए नीचे गिरती है, ठीक है, तेज भाव के साथ नीचे गिरती है और नदी के साथ, नदी के तौर पर बनती हुई चली जाती है। ब्रह्मपुत्र केवल असम की जो वैली है ना, असम वैली, उसमें कहते हैं, बाकी इसको रेड रिवर वगैरह बहुत सारी चीज को कहा जाता है। तो यहां से ना डिब्रूगढ़ से लेकर और गुवाहाटी तक केवल ये होती है असम वैली, और यहीं पर इसको क्या कहा जाता है, केवल यहीं पर इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। बाकी जगह इसके अलग अलग नाम है, लोहित भी इसमें आके मिलती है, ठीक है, शुभांश्री, धनश्री, ये सब में आके मिलती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सादिया के स्थान है, सादिया के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करते हुए यहाँ इसे दिहांग या दिबांग कहा जाता है।
दिहांग या दिबांग कहते हैं। और दिबांग गॉर्ज कौन बनाती है? खुद यही बनाती है, ब्रह्मपुत्र दिबांग गॉर्ज बनाती है। आगे असम में जाती है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में ये लगभग 916 किलोमीटर बहती है। यहां पे बात आती है भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है। लेकिन अगर हम पूछे भारत में ही बहने वाली कौन सी है, गंगा है। इस नदी पर असम में सादिया और धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 भी बना हुआ है, जिसका निर्माण 1988 में किया हुआ था। NW1 कहां पे है? गंगा पे है। ठीक है, याद रखना, जो हल्दिया वाला है, प्रयाग से हल्दिया, जी हाँ। और दूसरा आपका ये देखने को मिल जाएगा असम में सदिया से धुबरी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दाएं तट से, दाएं तट का मतलब क्या है? इस तरफ से। अब जो रिवर है, अब बच्चे वो तो इधर की तरफ बह रही है, तो इस तरफ हमें देखना पड़ेगा, इस तरफ से दाएं तट से हमें पता लग रहा है, यहां से दाएं तट से आपको देखने को मिल जाएगा, यानी इस तरफ से ये रिवर ऐसे फ्लो होकर आ रही है और ऐसे वो यहां से घूमी है, तो इधर साइड से, इधर साइड से, क्योंकि इसका चेहरा इस तरफ है, तो इस तरफ है, यानी इधर ऊपर की तरफ से, यानी नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ से अपन लोग इधर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। नॉर्थ की तरफ से मैं बात करूं, सुबनश्री, कामेंग, मानस, अमो, शांकिस, तीस्ता रिवर होंगी। बाएं तट से दिबांग, लोहित, धनसरी, कोपला, मेघना, बराक, ये सब देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि एक क्विक क्लास है इसलिए ये आपकी जरूरी होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अच्छा, उतना पर्याप्त है ब्रह्मपुत्र के लिए, क्योंकि गंगा में बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी थी। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय अपवाह तंत्र का पुराना तंत्र है। जैसा मैंने बताया, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम एक मैच्योर है और ये हिमालयन से पुराना है। इसी वजह से गहरा नहीं है, सटीक है और नदियों का पानी साफ है। दूसरा उसका रीजन ये भी है कि वहां पर कंकरीय क्षेत्र पाया जाता है। कहां पर? प्रायद्वीपीय भारत में पठारीय क्षेत्र है। ये नदियां अधिकांशतः मौसमी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जल का स्रोत हिमानी नहीं है। यहाँ की नदियां मुख्यतः वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। सर, लाइक दे आर नॉन पेरिनियल रिवर्स। The reason behind this, there is only a source of water is river, there is no glacier. Source of water is only rain, no glacier is available. नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जितनी भी प्रायद्वीपीय रिवर्स होती हैं, ये अनेकों स्थान पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। मैंने बताया कि अरेबियन सी में जो गिरती है वो एस्चुरी बताती है, शुरुआत में ही बता दिया था। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी, जुवारी। परफेक्ट। रिवर फ्लो होती है अरेबियन सी में, तो वो यही है। बंगाल की खाड़ी डेल्टा बनाती है। स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी इत्यादि। बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे ये चलेगी वीडियो, मैं चला ही रहा हूं, ठीक है। मतलब एक बात यहां बता रहा हूं कि पीडीएफ तो इसका आपको मिल चुका होगा, क्योंकि आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं इसको। ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप इसको देखना चाहो, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पे कर लेना, कहीं भी कर देना। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं शॉर्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इसमें पूरा प्राइम लेवल पे ही पढ़ा रहा हूं। हाँ, अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो जरूर बताना। 3-4 घंटे की वो वीडियो होगी, 5-6 घंटे की भी हो सकती है, तो उसको मैं उस लेवल पर लेके जाऊंगा। बट पेपर से पहले ये वीडियो अमृत है आपके लिए, ठीक है, याद रखना। अगर आप इस तरीके के और भी टॉपिक चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना, मार्ट साहब ये बता दो, और भाई साहब उड़े ही मैं देखूंगा ध्यान तक, हाँ भाई के पूछे हैं ये, ठीक है। जो जो तुम पूछोगे वही वो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, दामोदर, बढ़िया। आगे चलकर पश्चिम बंगाल में हुगली से मिल जाती है। हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर ही है। पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं इसे, ने अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। यह फेमस है अपनी रिफ्ट वैली फ्लो के लिए। नर्मदा, ताप्ती भी रिफ्ट वैली में बहती हैं। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा भी कहा जाता है, दामोदर का। स्वर्णरेखा नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पूर्व की ओर बहती है, अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। इस नदी पर जमशेदपुर बसा हुआ है, इसलिए स्वर्णरेखा जो है वो बहुत दूषित हो चुकी है, बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। इसको डेड रिवर के तौर पर भी जाना जाता है, डेड रिवर। इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है, छोटा नागपुर से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिंगवा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सिंगवा पर्वत श्रेणी से निकलती है, उड़ीसा राज्य में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। प्रमुख सहायक नदी इसकी मांड, ईब, जौक, तेल, विश्वनाथ आदि हो जाएंगी। महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किया हुआ है। यह नदी महानदी का डेल्टा उड़ीसा में बनाती है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप याद रखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ठीक है, याद रखिए। आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के, आगे देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट है गोदावरी नदी। यह महाराष्ट्र की नासिक के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, और पूरब की ओर बहती हुई महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गोदावरी। ठीक है, यह डेल्टा का निर्माण आंध्र प्रदेश में करती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। किसकी बाबू? गोदावरी रिवर की बात कर रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे बड़ी जो रिवर है दैट इज गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती इत्यादि। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की फेमस रिवर है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट, कृष्णा नदी। यह महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से? कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। और आपकी जो गोदावरी निकलती है, गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ियों से। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक से, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, कृष्णा के बारे में, कि भाई आंध्र प्रदेश के तट पर डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश में तट पर डेल्टा बनाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा इत्यादि। लंबाई इसकी तकरीबन 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी रिवर कृष्णा को कहते हैं। ये कृष्णा का फ्लो चार्ट है। कृष्णा का फ्लो चार्ट है। ये कृष्णा रिवर मेन है। मेन ब्रांच कृष्णा रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। भीमा, मूसी सब इसमें मिलते हैं, तब जाके गिरती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कावेरी। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी फ्रॉम कर्नाटक। ये ज्यादा जगह नहीं बहती, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही बहती है। तथा पूर्व की ओर बहती हुई तमिलनाडु के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यह नदी तमिलनाडु के तट पर डेल्टा बनाती है। 800 किलोमीटर लंबाई है। धार्मिक पवित्रता के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, क्योंकि वो जल चाहते हैं, हर एक कोई चाहता है इससे ज्यादा जल मिले। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। लूनी रिवर। यह नदी राजस्थान के अरावली हिल से निकलती है, तो गुजरात में बहती हुई कच्छ में गिर जाती है। रेगिस्तान की गंगा भी इसको कहते हैं। यह लवण नदी भी कही जाती है। प्रमुख सहायक नदी है इसकी सुरसती और जुब्बई। सुरसती और जुब्बई किसकी? लूनी। अब ये वो रिवर्स हैं जो कहां गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। राइट, अरब सागर में गिरने वाली रिवर है लूनी, आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है साबरमती नदी। राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। गुजरात से होकर अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। गुजरात से होकर अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है, थोड़ा इसमें याद रखेंगे। अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना। अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी, जिसको सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। परफेक्ट। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए गुजरात के तट पर अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। कौन सी? अपनी नर्मदा नदी निकलती है। कहां से निकलती है? विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य से अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा, याद रखेंगे। 1316 किलोमीटर लंबाई है। प्रमुख सहायक नदी है औरसंग, तवा, बज्जर और शीर, इसकी फेमस सहायक नदियां। नर्मदा के बाद देखने को मिलती है ताप्ती रिवर। यह नदी सतपुड़ा की श्रेणी के दक्षिण भाग से होकर निकलती है। सतपुड़ा का जो दक्षिण का भाग है, नीचे की तरफ का भाग, उससे होकर यह निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के महादेव पहाड़ियों से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल गुजरात के तट पर खंबात की खाड़ी में गिराती है। लंबाई 730 किलोमीटर है। और वहीं अगर मैं नर्मदा की बात करूं तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और जबकि इसकी लंबाई मात्र 730 है। यह एस्चुरी बनाती है, नर्मदा भी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती का मुख्य सहायक नदी है अरुणावती, मूर्ना और गिरना। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर से होकर नर्मदा नदी बहती है, जबकि सतपुड़ा के दक्षिण से होकर ताप्ती नदी बहती है। तो सतपुड़ा जो होता है वो एक डिवाइडिंग रेंज की तरह काम करता है नर्मदा और ताप्ती के बीच में। अब सतपुड़ा रेंज के उत्तर में कौन है? सवाल बहुत बार पूछा जाता है। देखो, अगर हम बात करें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में तो इसके उत्तर में है नर्मदा, दक्षिण में इसके कौन सी है? ताप्ती, जबकि सतपुड़ा के दक्षिण से होकर ताप्ती नदी बहती है। परफेक्ट है आंसर। देखो, कहने की बात क्या है कि इस तरीके से आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा। अब सतपुड़ा का जो नॉर्थ हिस्सा है इसमें आपको देखने को मिलती है नर्मदा, यानी NN नॉर्थ पे नर्मदा एंड साउथ पर ताप्ती। ST साउथ भी हो जाएगा, राइट, उधर NN हो जाएगा। माही मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मेहंद जिले की मेहंद झील से निकलती है और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह आपकी हो जाएगी माही। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार काटती है से मुझे याद आया, कुछ इंटरनेशनल रिवर्स भी हैं जो इससे रिलेट करती हैं। इंटरनेशनल रिवर्स भी हैं जो इस पे इस प्रकार से रिलेट करती हैं। ठीक है, उसके बारे में याद रखना, बताऊंगा अभी। इसके बाद पेरियार नदी है। यह अन्नमलाई की पहाड़ियों से निकलती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। केरल की यह रिवर है, केरला की रिवर है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है
मांडवी नदी है, यह नदी कर्नाटक के बेलगांव से निकलती है, गोवा में बहती हुई अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके बारे में थोड़ा याद रखना। शारावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और अपना जल अरब सागर में गिराती है। इस नदी पर जोग या गोरशोप्पा जलप्रपात भी है। मुझे बताइएगा, ये होमवर्क नंबर 3 है आपका, क्योंकि पीछे में 2 पूछ चुका हूं। मुझे बताइए, भरतपूजा जो है, भरतपूजा रिवर आपको कहां देखने को मिलती है? ये कहां की रिवर है भरतपूजा? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल रिवर्स। ज्यादा नहीं है, 2 या 3 इंटरनेशनल रिवर है। नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़ी विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया लेक से निकलती है, विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा से गुजरती है। यानी बात क्या है, ये इक्वेटर से पास होने वाली है, लेक विक्टोरिया। इक्वेटर पास थ्रू द लेक विक्टोरिया। पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया के ऊपर से कौन सी रेखा निकलती है? इक्वेटर। इक्वेटर किस लेक के ऊपर से निकलता है? तो आपको याद रखना होगा, लेक विक्टोरिया। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने के बाद उत्तर की ओर बहती हुई कर्क रेखा को पार करते हुए अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। कर्क रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है सर जी? ये आपकी नील रिवर ही हो जाएगी। माही भी थी, बट नील इंटरनेशनल है। नेक्स्ट है लिम्पोपो, अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली नदी है, मकर रेखा को 2 बार काट देती है। लिम्पोपो, अब मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो जाएगी। बारमेजो, यह बारमेजो नदी है, मकर रेखा को ये 3 बार काटती है, इसके बारे में भी याद रखना। ये साउथ अमेरिकन रिवर है, ये कितनी बार काटती है मकर रेखा को? 3 बार। घने ही श्याम बना देती है ये तो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रहा आज का वीडियो। अब मुझे ये बता दीजिएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, लेकिन बताना जरूर, क्योंकि ये बहुत प्राइम लेवल की वीडियो अब आपकी होने वाली है। तो माहौल पूरा वेवी ही बन जाएगा, उसके बाद ही आपके लिए चीजें और बेहतर की जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन जो टॉपिक आपको चाहिए बताइएगा जरूर, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद। पीडीएफ आपको पता है